क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो चैप्टर है वो 12th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। बाकी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है पर कुछ चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें पहले कवर हमें करना चाहिए। तो आज से हम जो चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना, क्लियर? वंशागति का आणविक आधार। अब देखो बेटा, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था पहले भी कि सेल्स के अंदर जो भी चीजें थी वो सब कुछ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर चल रहा था। के तो बायो मॉलिक्यूल्स को देखा हमने, प्रोटीन को देखा हमने, कार्बोहाइड्रेट को देखा हमने, न्यूक्लिक एसिड्स को देखा हमने, ठीक है ना, और डीएनए आरएनए को भी समझने की हमने वहां पर कोशिश की थी। लेकिन बात वहां पर अधूरी रह गई थी, वहां पर हमने विस्तार से डिटेल में जाकर बात नहीं की थी। इस चैप्टर में हम जो है वो डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और हम जानेंगे कि कैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जेनेटिक्स का आधार बने के। तो ध्यान से बात सुन के, क्या होता है कि जेनेटिक्स की अपनी एक डेफिनेशन है, हम कहते हैं द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। वंशागति और विभिन्नताओं के अध्ययन को हम अनुवांशिकी कहते हैं। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। पर मेरे से यदि आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा आपको जेनेटिक्स इज नथिंग, इट्स ए ट्रिक्स ऑफ जीन। के ये जीन जो होता है ना, उसी के एक्सप्रेशन हम सब है। जैसा मैं दिखता हूं मेरे जीन्स के कारण है, जैसा आप दिखते हैं आपके जीन्स के कारण है। क्या? तो हम सभी लोग जो है, जैसा हमारा बाहरी रूप दिखाई पड़ता है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय आवर ऑन डीएनए। सब कुछ हमारे डीएनए के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, सब कुछ जीन्स पर लिखा होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में सब कुछ हमारे जीन्स के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी लोग कहते हैं ना कि शादी करने के पहले, मैरिज करने के पहले कई लोग देखेंगे आप, हिंदू लोग जो है वो जन्म कुंडली को मिलाते हैं। क्या? होरोस्कोप बोलते हैं उसको, मिलाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं होरोस्कोप सच है या नहीं है कोई नहीं जानता। ठीक है ना, क्योंकि साइंटिफिक बहुत ज्यादा बेसिस हमको नहीं मिलते। ठीक है, लेकिन जन्म कुंडली सही हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीन कुंडली हमेशा सच होती है। जीन कुंडली हमेशा सच होती है। आपको पता है डायबिटीज का पेशेंट जब मेरे पास अब आता है दिखाने के लिए, इस समय देखिए, अभी जब मैं जिस समय प्रैक्टिस कर रहा हूं इस समय जीन्स की जांच करना आसान हो गया है। तो मैं अपने पेशेंट का डीएनए प्रोफाइलिंग कराता हूं, मैं डीएनए की जांच कराता हूं और डीएनए से मुझे काफी सारी जानकारी मिलती है कि कौन सी सही दवा इस डायबिटीज के मरीज को मैं दे सकता हूं और कौन सी दवा देने से इसको लंबे समय में नुकसान नहीं होगा, या किस दवा को लंबा खाने से इस पेशेंट को नुकसान हो सकता है। यह हमको जीन पर, डीएनए पर लिखा हुआ मिल जाता है। मतलब आज सोचिए, मेरे जैसा फिजिशियन, मेरे जैसा जो डॉक्टर जो है, जो इलाज करने के दौरान डीएनए की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर पा रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतना सब कुछ मात्र 12-14 हजार, डिपेंड करता, मुझे एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं मालूम उसका, पर 12,000 से लेकर 14,000 रुपए के बीच में एक बार डीएनए की पूरी जांच जो है करके देता है आपको वो डायबिटीज के बारे में। लेबोरेटरीज जिनका चार्ज किसी का 12,000 है, किसी का 13,000, 14,000 चार्ज के, एक बार सुनने में चार्ज थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन आप सोचिए आपके डीएनए को पढ़कर उसकी सही जानकारी देने का काम अपने आप में अद्भुत चीज है उठ के। इसका मतलब यह है कि हमारे डीएनए पर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जीन कुंडली तो होती है। मतलब दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि हम जानना चाहते हैं हमारे जीन्स पर क्या क्या लिखा हुआ है, जीन पर इबारत क्या होती है, कि जीन कैसे काम करता है, जीन होता क्या है। हम इतना जानते हैं कि डीएनए इज द मॉलिक्यूल, जो जेनेटिक मॉलिक्यूल मटेरियल है। डीएनए का वो हिस्सा, डीएनए का वह हिस्सा जिस पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, मतलब एवरी जीन इज ए डीएनए बट एवरी पार्ट ऑफ डीएनए इज नॉट ए जीन। डीएनए का हर हिस्सा जीन नहीं है, पर जीन हमेशा डीएनए से बना होता है। ठीक है, कुछ वायरस के पास आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी हम देखेंगे। तो मजे की बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो है हमको कई सारे जो है वो उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, कई सारी घटनाएं जो है उनको हम समझेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं आपसे, एवरी चैप्टर शुड लाइक, हर चैप्टर जो है, एवरी चैप्टर शुड बी लाइक ए
स्टोरी, इट शुड बी ए ब्यूटीफुल स्टोरी। के हर चैप्टर जो है वो एक अद्भुत कहानी के समान होता है और उसको समझने की कोशिश करना है। हर पन्ना जब आप पलटते हैं ना, वहां से कहानी निकलती है, रटना नहीं है, हमको समझना है। के यदि आप मुझसे बायोलॉजी पढ़ते हैं और फिर आप यदि बोलते हैं रटना पड़ेगा, तो ये मेरी गलती, सिर्फ मेरी गलती, आपकी गलती नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में से भी कुछ कहानियों को बाहर निकालेंगे, कुछ अद्भुत चीजों को समझेंगे उनके। मतलब दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी ए ब्यूटीफुल स्टोरी के, जो आपको हमेशा हमेशा याद रहेगी, कभी नहीं भूलेंगे आपके। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, चलिए अब यहां से ने इस जगह से जब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं तो हम डीएनए के ऊपर बात करेंगे, हम जीन्स के ऊपर बात करेंगे, और यहीं से अपनी कहानी शुरू होती है। उसके पीछे कारण यह है कि जब हमारा जन्म होता है ना, तो हम सब एक सेल के होते हैं, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, सेल एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स बने, फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना के इन्फेंट अवस्था होती है, बच्चे का जन्म होता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, लोग कहते हैं अरे वाह बेटा हुआ है या बेटी हुई है, अरे वाह देखो बेटी की नोज नाक बिल्कुल अपने पापा के जैसी है, देखो इसका चिन जो है वो अपनी मम्मी के जैसा है, इसके गाल जो है अपने दादा के जैसे। मतलब बच्ची को, मतलब उसको तो बच्ची को कुछ मालूम नहीं, इसका जन्म ही हुआ अभी तो समझती कुछ नहीं के, लेकिन दुनिया सब वाले सब लोग जो है वो मिलाए, सब मिलाते हैं कि इसका, इसके जो है होठ इसके से दिखते हैं, इसकी चिन इसके से दिखती है, के मिलाते हैं कि नहीं बात के। तो मतलब ये है कि अब ऐसा तो बोलते नहीं है कि भाई जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जैसे बच्चे को देखा अरे वाह ये तो डोनाल्ड ट्रंप के जैसा दिखता है, अरे भाई मिलाता आदमी अपने रिलेटिव से, पापा से, मम्मी से, दादा से, दादाजी के, यानी जिनके जीन्स परिवार में होंगे उनसे आदमी मैच करता है। ठीक है, स्ट्रेंजर से दूर का आदमी उससे थोड़ा ना मैच कर लेगा आदमी। ठीक है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई सिमिलरिटी हमारे दिमाग में होती है। और हम हमेशा, आप कभी गौर करना, जो भी कोई आपके घर आता होगा ना, वो आके बोलता होगा पहले अरे गुड़िया तो बहुत बड़ी हो गई, बिल्कुल पापा पे गई है, या सोनू तो बड़ा बड़ा हो गया, सोनू की शक्ल तो अपनी मां से मिलती जुलती है। मतलब आदमी आके जो है वो, उसको पता नहीं बड़ा मजा आता है लोगों को एक दूसरे को मैच करने में के। ठीक, तो मतलब ये सब इबारतें कहीं तो लिखी होंगी, कहां लिखी है, ये हमारे जीन्स पे लिखी हुई है। ठीक, सारी कहानी जो है इस पूरी गुत्थी का कहीं ना कहीं जो है वो इसकी शुरुआत होती है मटर से के। अरे यानी पूरा सारा कुछ जो उठा कर हिसाब किताब जो है वो कहां शुरू हो रहा है, वो मटर के पौधे शुरू हो रहा है। के हमने क्या बोला, हमने कहा कि सारी कहानी शुरू होती है गार्डन पी से के, बगीचा मटर से शुरू होती है। ठीक है, गार्डन पी पाइसम सटाइवम। ठीक है, याद रखिएगा यही वो प्लांट है जहां से जो है वो जेनेटिक्स की खोज हुई है। हम ऐसा मानते हैं कि वैज्ञानिक रिसर्च के जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, वैज्ञानिक रिसर्च जहां पर शुरू हुए मटर के पौधे शुरू हट के। यानी पहली बार हम कहते हैं कि जेनेटिक्स के बारे में सही जानकारी, देखो लोग जो है ऐसा नहीं है कि जो लोग जानते थे, लोग तो जानते थे पहले से बैठ के कि देखो कि मतलब ये कि रोमन साम्राज्य में, रोमन एम्पायर में राजा का बेटा ही राजा होगा, के कोई दूसरा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। के मुगल सल्तनत में राजा का बेटा ही राजा होगा, के कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता। के आप सोचिए ना, लोगों के दिमाग में बात बड़ी गहरी बसी हुई थी कि लोग जो है वो जाति प्रथा के आधार पर भेदभाव करते थे कि तुम ब्राह्मण हो, वो जो राजपूत है, क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। लोगों ने जो है वो कैटेगराइज कर रखा था, जहां आपका जन्म हुआ वही आपका जीवन सिद्ध कर दिया लोगों ने, के बांध रखा था। के मतलब कहीं ना कहीं लोग जो है वो सोचते थे, लेकिन उनके पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। पहली बार अनुवांशिकी के बारे में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। के मेंडल ने मटर के पौधे पर अनुवांशिकी की खोज कर डाली। के मेंडल के बारे में एक बड़ी अद्भुत सी से जो है वो हम लोगों ने मूवी बनाया हुआ है, जो बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पर अवेलेबल है। के तो मूवी का मैं डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स में जो है मेंडल की जीवन के ऊपर एक मूवी है, जरूर देखिएगा उसमें। के उसमें बड़ी अच्छी किस्से उसमें उनको शेयर किए गए हैं। तो अभी मैं इतना कहूंगा आपसे कि
ग्रेगर जॉन मेंडल ने पहली बार जो है वो सब बताया कि अनुवांशिकी क्या होती है के एंड कैरेक्टर अगली पीढ़ी में कैसे आते हैं के। तो इन्होंने बोला कि हर बार जब जीव का जन्म होता है तो उसके जन्म के दौरान गैमिट मिलते हैं और गैमिट जो है वो कुछ कारक या कुछ फैक्टर को कैरी करते हैं और उन्हीं फैक्टर से अगली पीढ़ी तैयार होती है के। और अगली पीढ़ी जो है वो एक निश्चित अनुपात में अपनी संतानों में एक निश्चित प्रकार से लक्षणों को शो करती है। अब मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करेंगे तब यहां पर हम इसको विस्तार से देखेंगे। अभी हम इतना समझ गए हैं कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग थे वो 1800, हमने आपसे कहा कि मेंडल ने अपने प्रयोग जो थे वो 1856 से किए, ठीक है। 1864 65 तक वो अपने 63 64 5 तक अपने प्रयोग करते रह के, मतलब एक ऑन एन एवरेज हम बात करें तकरीबन 7 से 8 ईयर, 7 से 8 साल के एनसीईआरटी में देखा बेटा 56 से लेके 63 के आसपास, ठीक है। तो मेंडल ने, अब इतना हमें इतना याद रखना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग जो है वो 1856 के आसपास प्रयोग शुरू कर दिए। 1856 में मेंडल ने जो है अपने प्रयोग शुरू किए और अनुवांशिकी के बारे में बताना शुरू किया उन्होंने। 1865 में, ठीक है, मेंडल ने अपनी रिसर्च को बतलाया के और बाद में इनका 1 साल बाद इनका पेपर जो है वो पब्लिश हुआ के। क्लियर? हम मेंडल के सारे क्रोनोलॉजी को बाद में देखेंगे। अभी आप टेंटेटिव समझ लीजिए इस बात को कि मतलब यह है कि सब कुछ हो चुका था 19वीं सेंचुरी के आखिर में के, 19वीं सदी खत्म होने को थी, तब मेंडल जो है वो अनुवांशिकी के बारे में खोज कर चुके थे। लेकिन मजे की बात तो यह है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई नहीं जानता था कि ये जो मेंडल के जो कारक हैं, जो मेंडल के जो फैक्टर हैं, जो अगली पीढ़ी को डिसाइड कर रहे हैं, ये किस केमिकल से बने एंड कौन सा रसायन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह के दिखाई देते होंगे ये, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। Nobody knows about nucleic acid, nobody knows about the डीएनए, आरएनए, जीन्स, कोई नहीं जानता के। कोई ये भी नहीं बता पाया कि डीएनए जो है वो एक्चुअली वो उसके पास कैरेक्टर होते कि नहीं होते। जिसे हम कहते हैं कि 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने जो है वो न्यूक्लिक एसिड को खोज निकाला था, लेकिन उनको खुद को नहीं मालूम था कि ये जो न्यूक्लिक एसिड खोजा गया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक खोज थी। उसके बाद उसका बारे में पहली बार जो है हम ऐसा कहते हैं कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ को पता है कब मालूम चला पहली बार? 1944 में पहली बार एवरी मैकलॉयड मैककॉर्टी ने जो है वो प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, डीएनए के पास वंशागति वाले लक्षण होते हैं, डीएनए जो है कुछ कैरेक्टर को बियर करता है। पहली बार मालूम चला 1944 में। सोचिए मजे की बात के 1944 में पहली बार आपने कहा कि डीएनए के पास अनुवांशिक कैरेक्टर हो सकते हैं। 1952 में हर्सी और चेज ने प्रयोग किया और बताया हां भाई बिल्कुल सही बात है, डीएनए में अनुवांशिक कैरेक्टर हो सकते हैं के। इसका मतलब ये इट इज कंपैरेटिवली ए वेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यार, ठीक है ना। मतलब सोचो कि कोई आदमी पहले बता रहा है अनुवांशिकी होती है, सिद्धांत उसके ये हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद तब तक किसी को ये मालूम ही नहीं था कि कौन सा केमिकल है जिसके थ्रू ये कैरेक्टर आगे बढ़ते हैं। किसी को नहीं मालूम था, ठीक है। यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि मॉलिक्यूलर बेसिस जो है यानी जो वंशागति है उसका अणु क्या है, उसका मॉलिक्यूल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। क्लियर? तो अब इसका मतलब ये हमने कहा कि ये महान वैज्ञानिक थे। आपको बता दूं मैं कि मेंडल को ऐसा कहा जाता है कि ये इस सदी के सबसे अधिक अनफॉर्चुनेट वैज्ञानिक में से एक थे, सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली वैज्ञानिक में से एक थे। आप बोलोगे सर आप इनको दुर्भाग्यशाली क्यों बोल रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि देखिए आप कोई बड़ी खोज कर जाते हैं, बड़ा काम कर जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकार से वरदान साबित होता है और आपको उसका अपने जीवन में कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। उससे बड़ा दुख क्या है? मेंडल को अपने जीवन काल में किसी ने वैज्ञानिक ही नहीं माना। मेंडल को अपने जीवन काल में उनकी खोज का श्रेय ही नहीं मिला। हम कहते हैं 1900 में मेंडल की रीडिस्कवरी हुई, ठीक है। कार्ल कोरेज, ह्यूगो डिब्रीज, शेरमार्क, उन्होंने जो है मेंडल के नियमों को खोज निकाला। मतलब मेंडल के कागज भी गुम चुके थे, मेंडल की खोज के बारे में लोग भूल भी चुके थे। तो रीडिस्कवरी तब तो होती है भाई, डिस्कवर करने के बाद याद रखेंगे तो रीडिस्कवरी क्यों होगी भला? रीडिस्कवरी होती है। तो मेंडल की कहानी अपने आप में बड़ी मजेदार है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ एक अलग दुनिया में पहुंच गए आपके। और आपको मेरे साथ में पढ़ना है ना, तो आपको अपनी सोल को मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा, चैप्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम एक अलग दुनिया में पहुंचकर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्लियर? अब ये वक्त है
जो लगातार लगातार जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। मैंने कहा ना आपसे कि सब चीजें टाइम फ्रेम में छिपी हुई हैं। 1952 में जो है वो फाइनली ये सिद्ध हो गया कि हां डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने प्रयोग किया और बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में देखा उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं पाया कि कैसे होता है। अब आप बोलोगे सर बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इतना समझ लो, बैक्टीरिया अपना रूप बदल लेता है। कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, हम आगे पढ़ेंगे इसके। अभी इतना समझ गए हम कि 1944 में पहली बार ये मालूम चला कि जीन का जैव रासायनिक नेचर क्या होता है। बायोकेमिकल नेचर ऑफ जीन पहली बार मालूम चला 1944 में, कि जो फैक्टर है, मेंडल के कारक है, वास्तव में वो जीन होते हैं और वो जीन डीएनए से बने होते हैं। पहली बार 1944 से मालूम चला, जबकि जेनेटिक्स जो है वो 1856 में मेंडल प्रयोग कर चुके थे, 1856 में। तकरीबन 90 साल का, 90 ईयर के आसपास, 80 से 90 साल का गैप, टाइम गैप प्रेजेंट था बीच में के दो बड़ी खोज के बीच में, है ना। अब वक्त आगे निकला, उसके बाद हम देखते हैं आज हमारे पास कैपेसिटी है कि आज हम डीएनए को पढ़कर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आज हम डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं और तो और हम डिजाइनर बेबीज भी तैयार कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं अच्छे से कि हमारा डीएनए कैसे काम करता है। आज हम अच्छे से जानते हैं कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, कैसे डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है, कैसे डीएनए कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, ये सब कुछ हम जानते हैं। और तो और हम अपराधी को पकड़ने के लिए डीएनए की पहचान को हम एक सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, हम अपराधी को डीएनए से पकड़ सकते हैं। मतलब जानकारी का लेवल देखिए आप, कि एक समय पता नहीं था कुछ भी हमको, आज हमारे पास ये कि हम डीएनए को पढ़कर पता लगा लेते हैं कि ये खून की बूंद मिली है अपराध स्थल पर, तो ये कि कौन इसका जो है वो किसका ब्लड होगा, ये हम पता लगा लेते हैं। ब्लड की ड्रॉप का डीएनए हम पता लगा लेते हैं कि जो वहां पर जो है वो जो क्राइम सीन पर जो ब्लड मिला है, ड्रॉप मिला, उसमें का डीएनए किससे मैच करता है, ये पता लगा लेते हैं हम। ठीक है, मतलब आज हमारे पास डीएनए के बारे में पुख्ता जानकारी है कि डीएनए रेप्लिकेट, देखिए आप डबल स्ट्रैंड डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करते हुए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। के क्लियर, आज हम जानते हैं कि डीएनए कैसे सूचनाओं को प्रभावित करता है, यानी डीएनए अपनी सूचनाओं को एमआरएनए को देता है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन को बनाता है, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आज हम जानते हैं कि एक एवरी जीन और डीएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। हर एक जीन अपने आप को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के माध्यम से एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन बनाकर एक्सप्रेस करता है। यानी डीएनए को कुछ बात कहनी होगी तो वो प्रोटीन बनाकर दे देगा, और वो प्रोटीन एंजाइम हो सकता है, नॉर्मल प्रोटीन भी हो सकता है। के तो मतलब आज हमारे पास में जो है वो बड़ी सारी जानकारी के, मतलब आज हम जीन को समझ चुके हैं। आज हम समझ चुके हैं कि जीन क्या होता है। हमने कहा कि देखो क्रोमोसोम क्या था, ऑलरेडी पढ़ाया मैंने सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। क्रोमोसोम क्या है, यानी जो डीएनए होता है उस पर जो है वो प्रोटीन होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है और क्रोमेटिन बनता है। क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनता है। तो वास्तव में जो डीएनए होता है, डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड ए क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में डीएनए होता है। डीएनए का एक हिस्सा यदि आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको उस पर लिखी हुई इबारत दिखाई पड़ेगी। आप देख सकते हैं पूरी इबारत को, आपने देखा कि पूरी इबारत आपको दिखाई पड़ रही है, ATGC वॉटएवर के। यानी जो डीएनए की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, याद रखना एक डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन वाला, ग्वानिन वाला, साइटोसिन वाला, थाइमिन वाला। सभी न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटो शुगर कॉमन होती है, डीऑक्सीराइबोज। सभी न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट कॉमन होता है। क्लियर, तो फर्क किस चीज का है? फर्क है ATGC। फर्क किस चीज का था? एडेनोसिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन के, इसका फर्क है। मतलब डीएनए की भाषा में केवल 4 अल्फाबेट है के, और चारों अल्फाबेट से ही उसकी पूरी लैंग्वेज बनी होती है के। यानी जो डिक्शनरी है डीएनए की, उसमें असंख्य वर्ड है उसमें, लेकिन हर वर्ड को बनाने के लिए जो अल्फाबेट यूज है वो ATGC यूज करता है उठ के। तो आप देखिए ये पूरी इबारत जो है वो जीन पर ऐसे लिखी होती है, और ये बिल्कुल यूनिक सीक्वेंस होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो जीन बिहेव करता है। तो जीन के, हर जीन के पास में क्या होता है? अपनी एक यूनिक इंफॉर्मेशन होती है। अब आप पूछोगे सर जीन क्या होता है? इतना याद रखिए, जीन डीएनए का वो हिस्सा होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर सूचना होती है या मैसेज छिपा होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब एनसीईआरटी क्या लिखती है इस पर हम थोड़ा देखते हैं हम, ठीक है ना।
तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि हम बहुत सही जगह पर लैंडिंग किए हैं कि मतलब हम यहां से यदि कोई दूसरा चैप्टर उठाते ना तो इतना मजा नहीं आता हमको, क्योंकि कारण ये है कि हम अभी बायोमोलिक्यूल्स पढ़कर निपटे, बायोमोलिक्यूल को कवर किया हमने, तो अभी यहां पर हम लैंडिंग किया सही जगह पे, तो यहां से हमको चैप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए चलिए एनसीईआरटी करता है। एट द टाइम ऑफ मेंडल the nature of those factor regulating the pattern of inheritance was not clear। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने कहा ना मेंडल के समय तक मेंडल बोलते थे, मेंडल का कहना था कि जब किसी जीव का जन्म होता है तो उसके पेरेंट गैमीट कंट्रीब्यूट करते हैं, युग्मक कंट्रीब्यूट करते हैं और वो गैमीट फैक्टर कैरी करते हैं, कारक कैरी करते हैं। मेंडल के फैक्टर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी उस समय तक के, यानी मेंडल के समय तक कोई जानकारी नहीं थी। आज हम जानते हैं कि मेंडल के जो फैक्टर थे वास्तव में वो जीन थे। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ putative genetic material was investigative, culminating the realization that DNA, deoxyribonucleic acid, is the genetic material at least for the majority of organisms। के सोचिए कि मतलब तकरीबन 100 सालों के बाद ये मालूम चल पाया कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। अधिकांश जीवों, केवल कुछ वायरस को छोड़ दीजिए, अधिकांश जीवों का जो अनुवांशिक पदार्थ है या हम ऐसे बोले कि अधिकांश का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस। ठीक है ना, क्लियर। और हम जानते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है पे कि न्यूक्लियोसाइड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कौन सा बॉन्ड होता है इनके बीच में, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। क्लियर बेटा, ठीक है। अब मेंडल्स फैक्टर आर कॉल्ड, अब हम समझ गए, हमने कहा कि मेंडल के जो कारक थे वो जीन्स हैं। सम जीन्स आर डोमिनेंट, अदर आर रेसिव। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात के, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो रेसिव होते हैं के। अब आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या, हालांकि जब मेंडलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना हम, तब इस पर विस्तार से बात करें। अभी आप इतना समझ लो कि आपने गौर किया है कि कई बार क्या होता है, कई बार कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। क्या, जैसे आप देखेंगे कि जो ईयरलोब वाला कैरेक्टर है के, या डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि माता पिता में, मदर फादर में जो कैरेक्टर होते हैं उसमें से एक कैरेक्टर आपको ऑफस्प्रिंग संतान में देखने मिलेगा आपको के, और हर बार यदि वही कैरेक्टर देखने मिल रहा है इसका मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सिंपल सी बात है कि कई बार कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो माता पिता में से किसी एक के पास होते हैं और वो अगली संतानों में केवल वही कैरेक्टर देखने मिलता है, मतलब वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर है। और हम डोमिनेंट और रेसिव के कॉन्सेप्ट को विस्तार से पढ़ेंगे कहां पर, जब मेंडलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी हम उसमें नहीं उलझते, अभी इतना समझते हैं कि जो कैरेक्टर मेरे अंदर दिखाई पड़ रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या, ठीक है, वो क्या है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर। यदि उसके दो डिफरेंट जीन प्रेजेंट है तो जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट जीन है, और जो जीन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो रेसिव जीन होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो हम इतना जानते हैं कि आज मेंडल कहते हैं, मेंडल का कहना था कि जो कारक होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि बस संतान कैसी दिखाई पड़ेगी, और ये कारक जो है वो जीन होते हैं, और जीन क्रोमोसोम पर एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं और उस स्थान को लोकस कहते हैं। अब विशेष स्थान पर पाए जाते हैं का मतलब क्या, सिंपल सी बात है बेटा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ध्यान से, एक डीएनए मॉलिक्यूल है ना। इसमें हमने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है ये एक जीन है, ये जीन नंबर 1 है, और हमने कहा ये वाला हिस्सा इसका जीन नंबर 2 है। के अब जीन क्या होता है, जीन डीएनए का वो भाग होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखी होती है। क्लियर बेटा के। अब इस डीएनए को आपने कंडेंस करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया, आपने इस डीएनए को कंडेंस किया, सपोज आपने इसको कंडेंस किया तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, हमने इमेजिन प्रोटीन की हेल्प से आपने इसको कंडेंस किया, ऐसा बन गया। फिर क्या हुआ,
आपका जो जीन नंबर 1 था, जो जीन नंबर 1 था वो भी कंडेंस हो गया, वो यहां आ गया। जीन नंबर 2 वो भी कंडेंस हो गया, वो यहां आ गया। ठीक है, तो असल में आप जब आपने डीएनए और प्रोटीन को लेके आपने कंडेंस कर डाला, पूरा आपने इसको कंडेंस कर दिया, तो जो आपका जीन फैला हुआ था, दिखाई पड़ा था पहले आपको बॉक्स के रूप में, ठीक है, वो कंडेंस होकर एक पॉइंट के रूप में आ गया। अब इस पॉइंट को आपने लोकस बोला आपने, ठीक है ना। समझ में आ रही बात क्या बोला उनके? मतलब ये है कि आपने क्या किया बेटा, आपके पास एक लंबा डीएनए मॉलिक्यूल था, उसका एक हिस्सा एक जीन था, दूसरा हिस्सा दूसरा जीन था। आपने इस डीएनए को कंप्रेस कर दिया तो वो जीन भी कंप्रेस हो गया, पॉइंट के समान दिखाई देने लगा हमको, तो हमने बोल दिया उसको लोकस बोल दिया हमने। तो इतना याद रखिए कि क्रोमोसोम पर जीन जिस स्थान पर मिलते हैं उसे हम लोकस कहते हैं। क्या क्लियर? और क्रोमोसोम तो कंडेंस फॉर्म होता है, ठीक है। तो इतना हम समझ गए कि हमारे डीएनए पर लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, लंबी चौड़ी इबारत लिखी होती है के, और यही इबारत हमारे पूरे रूप को डिसाइड करती है के। मतलब यह है कि जैसे हम दिखाई पड़ते हैं अपने डीएनए के कारण हम दिखाई पड़ते हैं। यदि कोई अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, तो वो भी डीएनए के कारण के। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि वो पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम को अच्छे से समझ सकें के। देखो बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था के, उसके ऊपर भी हमने एक बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पे एक मूवी बनाया हुआ है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो आप एक बार उसको देख लेना मूवी को के। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दुनिया भर के वैज्ञानिक जो है वो मनुष्य के जीनोम को समझने की कोशिश की के, पूरा जीनोम डिकोड कर डाला, और अभी भी उसके कई सारे मतलबों को समझने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले 25-50 साल के अंदर के, ज्यादा लंबा समय वक्त नहीं है कि आप मान के चलिए कि तकरीबन आने वाले 3 या 4 दशक के बाद में जो है वो हमारा डीएनए कोई भी उसका राज छिपा नहीं रह जाएगा कि हम अपने डीएनए को पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। और मैं कह रहा हूं आपसे, अगली सदी जो होगी ना, तब अनुवांशिक बीमारी जैसी कोई चीज बचेगी नहीं, क्योंकि जेनेटिक डिजीज जो है उसका इलाज करना हम सीख जाएंगे। हम एम्ब्रॉनिक कंडीशन में डीएनए को ठीक कर लेंगे क्योंकि हम डीएनए की मरम्मत करना समझ जाएंगे। हम समझ जाएंगे कि क्या फॉल्ट है, और फॉल्ट यदि समझ गए तो उसको आप रिपेयर भी कर पाएंगे के। तो वैज्ञानिक दुनिया भर के आज कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके जीनोम को अच्छे से समझकर उसमें इंप्रूवमेंट कर सके उनके। और वो वक्त दूर नहीं है जब डीएनए की हम तुरपाई कर पाएंगे। कई बार कपड़ा फट जाता है तो क्या करते हैं हम, उसमें जो है पैच लगा लेते हैं, उसको सिल देती मम्मी, है ना, ठीक है। मम्मी बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, फट गया, इसको हम सिल देते हैं, है ना। अरे ऐसा नहीं, अरे आप और वो सिल के बाद लोग पैच लगा के सिल दिया, तो आजकल तो फैशन बन जाता है। और तो आप जाके देखो, जो बड़े बड़े ब्रांड जाके देखो आप, बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े मॉल है, वहां पे देखो आप, तो वहां पे जो फटा हुआ कपड़ा है, जितना फटा हुआ कपड़ा है, जितने धागे बाहर निकल रहे हैं ना, उतना बड़ा कीमती कपड़ा होता है वो, ठीक है। तो अभी जो है हम कपड़ों की बात नहीं कर रहे कि हम बात कर रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है उसमें उस समय हम ये समझ जाएंगे कि डीएनए में कहां पर फॉल्ट है। जहां पर डीएनए में फॉल्ट है उस फॉल्ट को हम जो है वो रिपेयर कर पाएंगे। मतलब जहां जहां भी फॉल्ट है इसमें, उस फॉल्ट को हम यहां पे रिपेयर कर पाएंगे। और हमें रिपेयर, और देखो रिपेयर कर पाना क्यों पॉसिबल होगा बेटा, रिपेयर कर पाना इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि हमें जीन के बारे में जानकारी है, क्योंकि हम जानते हैं उसके सीक्वेंस के बारे में, ठीक है, क्लियर। और वो वक्त भी दूर नहीं है जब जो है वो डॉक्टर के पास एक कपल जाएगा, बोलेगा कि डॉक्टर साहब हम लोग सोच रहे हैं कि एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप मेरी क्या हेल्प करते हैं। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि जो है जब भी कभी प्रेगनेंसी होगा तो हम आपके पास आएंगे और आप चाहेंगे कि आप फीटस के अंदर कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें आप, या आप जो है वो कुछ ऐसा बता दें तरीका जिससे कि बच्चा जो है वो एकदम टैलेंटेड हो। कैसे? उन्होंने कहा एक काम करो भाई, हमारा जो बच्चा है वो दिखता टॉम क्रूज के जैसा हो, ठीक है। बच्चा दिखता टॉम क्रूज के जैसा हो, क्रिकेट खेलता हो तो विराट कोहली के जैसा खेलता हो, ठीक है। जब बॉल डालता हो तो शेन वॉटसन के समान बॉल डालता हो, ठीक है। और जब बिलियर्ड खेले तो वैसा हमारे जो चैंपियन के समान खेले उठ के, गीत सिटी के समान खेले के, जो हमारे चैंपियन उनके समान खेले के। मतलब यह है कि हम तो बहुत लालची लोग हैं के, तो हम बोलेंगे, और जो जब एक्टिंग करता करे वो उठ के, तो बिल्कुल जो है वो शाहरुख खान होना चाहिए, ठीक है। सोचिए आपके, मतलब ये है कि आपने एक प्रकार से अपनी लिस्ट तैयार कर दी थी कि भैया ऐसा दिखता होना चाहिए, ऐसा खेलना चाहिए। और पढ़ने की बात करो तो अल्बर्ट आइंस्टीन का कोई जीन डाल देना इसके अंदर, तो ऐसे वो मैथ्स फिजिक्स सब उसको आता उठ के।
डॉक्टर बोलेगा ठीक है, आपका ऑर्डर पूरा हो गया। जैसे अपन होटल में जाके ऑर्डर देते हैं कि भैया हमारे लिए एक दाल फ्राई लेके आना, उसमें हरी मिर्ची डालना, बटर से फ्राई करना उसको उठ के, और उसमें लाल मिर्च रेड चिली मत डालना, और ऐसा बनाना, ऐसा रखना के। आपने दाल ऑर्डर की, वैसे आपने बच्चा ऑर्डर कर दिया कि बच्चा ऐसा चाहिए, हाँ इसके अंदर ये जीन डाल देना इसके अंदर, ठीक है। इज इट पॉसिबल? आपको सुन के लग रहा होगा कि अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, एकदम मतलब पढ़ा रहे हैं तो मतलब कुछ ही बोलेंगे, ऐसा नहीं। डिजाइनर बेबी का एक बड़ा कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया है कि नाउ द पेरेंट्स वांट देयर उनके किड्स, उनके बच्चों को वो डिजाइन करना चाहते हैं कि हालांकि इथिकल नहीं है, हालांकि अभी भी इनिशियल फेज में है, बट देयर इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु इज ट्राइंग फॉर दिस, कि वो चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दें हम जिससे बच्चा जो है वो बाय बर्थ बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल के मैं आपसे कहता हूं कि जैसे आप कभी गौर करना, कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली में मम्मी पापा को संगीत का शौक होता है, बड़ा अच्छा गाते हैं, फैमिली में जो है उनके पिताजी को भी संगीत, दादाजी को भी संगीत का शौक करके, एंड दिस पीपल दे व्हेन दे लिसन म्यूजिक, जब म्यूजिक को सुनते हैं तो वो म्यूजिक की बीट को पकड़ते हैं। अच्छा ये बीट है यहाँ पे, ये बीट है यहाँ पे, के बीट पकड़ के वो अब एक बार गाना सुनेंगे और सिंथेसाइजर पर पूरा गाना बजा देंगे, के एक बार गाना सुनेंगे पूरा गिटार बजा देंगे गाने का, के मेरे कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं। मेरा टीचर मुझे गिटार सिखाने आता है, वो वीक में एक बार आता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, वीक में मैं महीने में एक ही बार क्लास अटेंड करता हूं ताकि मैं कम बुद्धू सिद्ध हूं। तो के वो मैं बोलता अभी मैं व्यस्त हूं, अभी आज पेशेंट है, आज उठ के, और मुझे पूरा यकीन है वो मुझे बोलते नहीं है वो सर, ठीक है, वो सोचते होंगे इससे बुद्धू स्टूडेंट मैंने नहीं देखा आज तक के, ये डॉक्टर कभी जिंदगी में गिटार नहीं सीख सकता। अरे यार वो समझ में नहीं आता, वो बोलते हैं मुझसे कि ये जो है ये ABCD, तो मैं समझ नहीं पता AD क्या, कैसे इसको कहाँ पे गिटार पे मैं ABCD लिख दूं उसमें, के वो बोलते हैं ये वाला तार हिलाओ, इसको ये बजाओ, ऐसे करो, के फिर ये ऐसे करो आप, के मेरा बेटा मुझसे बोलता है पापा कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है, कभी नहीं सीख पाओगे, के मेरा बेटा सीख, वो उसको आता है, वो सीख लिया, वो जल्दी जल्दी सीख लेता है। सच कह रहा हूं आपसे, मुझे बहुत कठिन लग रहा है, मैं छिप जाता हूं, भाग जाता हूं, काम ढूंढ लेता हूं ताकि क्लास अटेंड ना करना पड़े, और वो क्लास मेरी वाइफ ने लगाई मेरे लिए कि तू सीखो, कम से कम गिटार सीखो, कुछ सीखो। मैं सीखना चाहता हूं, पर मेरे को वो जो बीट्स है ना, मैं नॉर्मल बीट्स उसको भी मैं पकड़ नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरा जेनेटिक, मेरा जो DNA का ट्यूनिंग, और आपको तो दूं मेरे पिताजी जो है ना, वो उनको भी कोई शौक नहीं था इन चीज का। मेरे पूरे दादाजी, मेरे पूरा परिवार है ना, उनका संगीत से, और उनके हमारे परिवार की, मतलब मेरे पैटर्नल जो लोग हैं उनकी और संगीत के बीच में 36 का आंकड़ा है। मतलब संगीत से वो हाँ ठीक है, गाना वाना बज रहा है, हाँ ठीक है, गाना बज रहा हो तो अपना वो कुछ अपना काम करने लगते, ज्यादा देर के मतलब ज्यादा तवज्जो नहीं देते उठकी जो, जबकि संगीत तो लोगों को कितना प्रिय होता है। मेरे को संगीत पसंद है, मैं थोड़ा सा उनसे इवॉल्व कर गया इन चीजों में, लेकिन मैं गाना बजाना नहीं सीख पाता। आप मुझसे बोलो सर गाना गा के सिखा, तो वो भी नहीं गा सकता मैं, के मतलब बीट पकड़ना, तो वो किसी किसी के न्यूरॉन्स की ट्यूनिंग ऐसी होती है कि वो संगीत के ट्यून को जल्दी से पकड़ समझ जाते हैं, और ये ऐसी जो फाइन आर्ट जो करते हैं, जो बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, बारीक फाइन स्ट्रोक बनाते हैं, कलर की जिनको समझ होती है, उनका भी ट्यूनिंग एक अलग तरह का होता है। आपको बता दूं एक बड़ा सिंपल सी चीज है कि अभी एक जो है वो किसी ने मुझे एक जो है वो व्हाट्सएप पे एक चुटकुला भेजा कि मेरे किसी फ्रेंड ने, कि अब तक मैं समझता था कि जो कलर होते हैं वो वही होते हैं जो इंद्रधनुष में होते हैं, विब्स जो होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड के। और उसके बाद एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ जो है वो नेल पॉलिश खरीद चला गया, तो मुझे मालूम चला कि दुनिया में हजारों तरह के कलर होते हैं, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन कलर्स, गर्ल्स कैन आइडेंटिफाई कलर, वो नहीं ये वाला पिंक नहीं, ये हल्का वाला पिंक, इसके ऊपर वाला पिंक, के पिंक वाला रेड, रेड वाला येलो, येलो वाला रेड, रेड वाला ब्लू। अरे भगवान के, मतलब कभी मैं अपनी वाइफ से शॉपिंग करने जाता ना, वो कलर्स के ऐसी कोडिंग है कलर्स की कि मतलब एक ही कलर, मतलब मैं कई बार शॉप पे देखता हूँ कि वो जो लिप ग्लॉस या जो नेल पॉलिश होती है वो रेड कलर की, रेड 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 25-30 रेड है, अलग 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 शेड, और सी कैन आइडेंटिफाई कि ये मेरे पास ये है, ये मेरे पास ये मेरे पास नहीं है। मेरे से पूछेगा रेड है भैया, सब रेड है, ठीक है। न्यूरॉन मतलब तो अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत आपको तो ये सब कुछ ऐसा नहीं कि कोई ट्रेनिंग से है कि ये एक
अपने अंदर से इसे जो एक आइडेंटिफिकेशन की एक जो है वो ऐसा समझिए कि न्यूरॉन का एक नेटवर्क होता है जो समझ अंडरस्टैंडिंग बेहतर इन चीजों के बारे में, कलर्स को कोड कर पाना, डिकोड कर पाना, इसीलिए आप देखेंगे कई बार कई एग्जाम ऐसे होते हैं लॉजिक और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लॉजिक और रीजनिंग के क्वेश्चन थे बैंकिंग के, जल्दी आप देखेंगे बैंक के कुछ एग्जाम होते हैं, क्लरिकल एग्जाम होते हैं, उसमें क्या करते हैं एक एड्रेस दे रखे होंगे और 4 एड्रेस बाजू में दे रखे होंगे और उस एड्रेस का एड्रेस कौन सा वो मैच करना होता है। 30 मिनट का टाइम होगा, 100 एड्रेस मैच करने हैं, तो आप खट जो झट से स्कैन किया है मैच और गलती को यानी कम से कम गलती करके जो एड्रेस मैच करेगा, मतलब वो बैंकिंग के दौरान जब क्लरिकल काम करेगा तो गलती करने की संभावना कम होगी। ठीक है, ऐसे एग्जाम में चेक करते हैं। जो फाइटर पायलट होते हैं उनके रिफ्लेक्स चेक किए जाते हैं कि वो कितना फास्ट रिफ्लेक्स काम करता है उनका। के तो मतलब ये है कि एवरी इंफॉर्मेशन इज फाइनली ऑन द डीएनए एंड दी उसके अकॉर्डिंग न्यूरॉन तैयार होता है और कुछ चीजों को हम सीख सकते हैं लेकिन सभी चीजों को हम नहीं सीख सकते हैं। ठीक है ना, ये फैक्ट है। देखो अब आप बोलोगे सर इंटेलिजेंस के ऊपर क्या बोलना है आपका। मैं कहता हूं बेटा ऐसा है कि इंटेलिजेंट तो जैसे आप ह्यूमन बीइंग हुए तो इंटेलिजेंट तो आप हैं। अब सारा खेल प्रायोरिटी का, जिसको आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरा शोफर है, मेरा ड्राइवर है, मैं सोचता हूं कि चलो ये कम पढ़ा लिखा है, शायद मुझसे कम बुद्धिमान होगा। ऐसा नहीं कि ही नोज वेरी वेल हाउ टू ड्राइव द व्हीकल, वेरी वेल के ही नोज अबाउट द इंजन, ही इज नोन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द व्हीकल के, तो उसकी वो अपने क्षेत्र में वो ज्यादा होशियार है। ठीक है, तो प्रायोरिटी सब कुछ होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जीन के बारे में इतना कुछ जानते हैं हम डिजाइनर बेबी भी तैयार कर सकते हैं क्या। तो मतलब ये है कि वक्त दूर नहीं है जब बच्चे भी जो है वो प्रोग्राम कर ले जाएंगे, मतलब बच्चों को भी जो है वो अब देखो वैज्ञानिक कहते हैं बेबी को डिजाइन करना जो है वो एक अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन यदि बेबी के अंदर कोई जेनेटिक फॉल्ट है, कोई सिंड्रोम है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके जीन को रेक्टिफाई करके जेनेटिक डिजीज को खत्म कर देना और जेनेटिक विकार को हटा देना उससे, दैट इज ए गुड आइडिया। हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। ठीक है, अच्छे पहलू पर हमें फोकस करके रिसर्च को आगे लेकर जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। आप वापस एनसीईआरटी पर उठ के आते हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर ये लंबी चौड़ी कहानी में एनसीईआरटी कहीं आई नहीं, आएगी एनसीईआरटी। मैंने आपसे कहा ना हर बार जब चैप्टर शुरू करते हैं तो पहला जो लेक्चर होता है ना दैट इज द सोल कनेक्ट लेक्चर, के जो चैप्टर की सोल को कनेक्ट करता है तभी हम आगे का चीजों को पढ़ने में हमको मजा आता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड के मतलब डीएनए की और आरएनए की बात करें आर द 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। ये 2 प्रकार के नाभिकीय अम्ल होते हैं जो जीवित तंत्र में हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस, केवल कुछ वायरस को हम छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस। क्या इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया, याद रखिए केवल कुछ वायरस को छोड़ दीजिए, सभी बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। के एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। के आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। क्या याद रखिए केवल कुछ वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के समान काम करता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, लेकिन प्राइमरली आरएनए का संबंध होता है प्रोटीन सिंथेसिस से। आरएनए 3 तरह का होता है, एक होता है मैसेंजर आरएनए एमआरएनए जो डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेकर न्यूक्लियस से निकलता है और साइटोप्लाज्म में आता है। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए जो राइबोसोम का हिस्सा होता है, राइबोसोम इसके बगैर नहीं बन सकता है। तीसरा होता है टीआरएनए जो एमिनो एसिड को पकड़कर लेके आता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। मतलब एमआरएनए आरआरएनए टीआरएनए तीनों तरह के आरएनए मिलकर क्या काम कर रहे हैं, वो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए इज दी नॉन जेनेटिक आरएनए, अनुवांशिक आरएनए होता है। भाई अनुवांशिक मटेरियल क्या है, वो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, लेकिन उसके बाकी सब काम। और डीएनए अपना खुद को, याद रखिए डीएनए खुद कोई काम कर ही नहीं पाता है, डीएनए केवल एक ही काम कर पाता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेना, ठीक है, वो भी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम के। अदरवाइज डीएनए पे लिखी सूचना को यदि बाहर एक्सप्रेस करना है तो बगैर आरएनए के डीएनए की लिखी हुई इंफॉर्मेशन को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। डीएनए ऑलवेज नीड्स अ सेक्रेटरी के, और वो सेक्रेटरी होता है एमआरएनए। ठीक है, क्लियर। तो आरएनए के हैज एडिशनल रोल एज वेल एज फंक्शन एज एडॉप्टर। देखो अब एडॉप्टर का मतलब क्या है, ये टीआरएनए की बात कर रहे हैं यहां पे।
एडाप्टर है। टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है वो एडाप्टर है। एडाप्टर का मतलब ये एमिनो एसिड से जुड़ता है और उसको राइबोसोम तक लेके आता है। तो टीआरएनए को हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। एमसीक्यू है, जिपमर में पूछा गया, एम्स के अंदर पूछा गया, ठीक है। स्ट्रक्चरल, तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है बेटा, ये बेसिकली राइबोसोम को बनाने वाला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के मिलने पर राइबोसोम बनता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि कभी कभी जो है हमको ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल के रूप में दिखाई देता है, और वो है कैटालिटिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, राइबोजाइम, जो कि जीन स्प्लाइसिंग में जो कि कहां काम आते हैं, जो कि एक्सॉन इंट्रॉन को जब हम जो है वो जीन स्प्लाइसिंग करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि जब जो है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, ये वर्ड मैंने यूज किया था एंजाइम में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग करते हैं, यानी एक्सॉन को जोड़ते हैं, इंट्रॉन को हटाते हैं। अब ये क्या होते हैं, स्प्लिट जीन हम आगे पढ़ेंगे, कि अब आया है चैप्टर में जहां पर हम पढ़ेंगे। अब इतना हमने कहा कि कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो एंजाइम के समान भी काम करते हैं, उनको राइबोजाइम कहते हैं। क्लियर? याद रखिए बेटा, ये जो चैप्टर है इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आ रही हो, ठीक है। एवरी स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए आपके, ठीक है। फिर in class 11 NCERT you have already learned that structure of nucleotide and the way these monomer unit are linked to form nucleic acid polymer, हम समझ गए के, यानी हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा के, हमने पढ़ा है कि एक पेंटोस शुगर होती है, ठीक है, और वो पेंटोस शुगर में हमने कहा डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, आरएनए में राइबोस शुगर होती है। राइबोस शुगर का फार्मूला होता है C5H10O5 और डीऑक्सी राइबोस का फार्मूला होता है, यस क्या बात है के, C5H10O4, सुन लिया मैंने के, क्या बात है। फिर मैंने आपसे कहा था नाइट्रोजन बेस जो है वो प्यूरिन और पायरिमिडिन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, साइटोसिन थाइमिन यूरोसिल पायरिमिडिन होते हैं, थाइमिन डीएनए में मिलेगा, यूरोसिल केवल आपको आरएनए में देखने मिलेगा। जब एक पेंटोस शुगर एक नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और न्यूक्लियोसाइड से जब एक फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे हाँ तो बोल दो, पढ़ा है हमने, ठीक है, क्लियर। अभी यहां क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को देखेंगे हम, इसके रेप्लिकेशन की प्रोसेस को देखेंगे हम, के कैसे जो है वो प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, आरएनए से डीएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है उसको देखेंगे हम, के फिर द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन, के हम उन जेनेटिक कोड के बारे में बात करेंगे कि जेनेटिक कोड में क्या कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, बेस्ट ट्रिपलेट होते हैं, एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, डीजेनेरेटिव का मतलब क्या होता है। तो जेनेटिक कोड के बारे में समझेंगे हम, देखेंगे जेनेटिक कोड जो है वो किस प्रकार एमिनो एसिड को डिसाइड करते हैं, प्रोटीन का सीक्वेंस कैसे डिसाइड करते हैं वो देखेंगे हम, कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे जो है वो प्रोटीन बनता है सेल के अंदर उसको समझेंगे हम, के और हम फिर देखेंगे कि जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, कि व्हाट इज दी बेसन ओपेरॉन मॉडल के बारे में बात करेंगे हम, के रिटर्न डेविडसन मॉडल के बारे में बात करेंगे, जीन बैटरी मॉडल के बारे में बात करेंगे, के मॉडर्न कंट्रोल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम, क्या टाटा बॉक्स के बारे में बात करेंगे, मतलब हमारे जीन कैसे रेगुलेट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्लियर। The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade was set a new era of genomics। के मैंने आपसे कहा ना कि अभी जो है वो 90s के 1990 के बाद में जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, 2003 के आसपास ये खत्म हुआ। तो तकरीबन जो है वो हमारे यदि हम देखें तो पिछले कुछ दशकों में जो है मनुष्य के जीनोम ह्यूमन जीनोम की पूरी जानकारी निकाली गई, और उससे जो है वो हमको आज हम क्या करते हैं, आज हम जीन को पढ़ सकते हैं। कि मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको पुराना डायबिटीज होता है, कि अब मेरे पास कोई जादू है नहीं है, कि आई एम नॉट अ मैजिशियन, कि आई एम सिंपल एक फिजिशियन डॉक्टर हूं, के मेरे पास आते हैं, मैं उनका पर्चा देखता हूं, के और देखने के बाद मैं बोलता हूं उनको भाई देखो ऐसा है, आप दवाएं तो बहुत सारी खा चुके हो, एक काम करते हैं, कि अब आपके डीएनए की जांच करते हैं कि कौन सी दवा आपको सूट करेगी, के और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डीएनए से कई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किसी पेशेंट को इंसुलिन का हायर डोज सूट करेगा, लोअर डोज पे काम नहीं करेगी बॉडी उसकी, के मालूम चल जाता है कि किसी को मेटफॉर्मिन दवा काम करेगी, किसी को ग्लिमिप्राइड दवा काम करेगी या नहीं करेगी, किस दवा का एडवर्स इफेक्ट आने वाले 10 सालों में होने की संभावना है। तो ऐसी कई जानकारियां मिल जाती हैं। तो मतलब आज हम जो जीन की जानकारी को इलाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तो गिनती के डॉक्टर जो इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये जो है वो चीज हर शहर में हर गांव तक पहुंच जाएगी। ठीक है,
सबसे आखिर में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, कैसे जीनोम सीक्वेंस किया गया, उससे हम क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं, हम के सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो है वो बीमारी को पता लगाने में क्या इसका यूज कर सकते हैं, जानकारी काट के ये सब चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, क्लियर? Let's begin our discussion by first understanding the structure of most interesting molecule in the living system, that is the DNA के। और डीएनए का स्ट्रक्चर की कई सारी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी जो है बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा चुका हूं। एक बार ब्रीफली इसको हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डीएनए की एक जानकारी की आउटलाइन देंगे हम यहाँ पे के। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाई इट इज द मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल, क्यों डीएनए ही सब, क्यों प्रकृति में क्यों डीएनए को बढ़ावा मिला, व्हाई नॉट आरएनए। यानी प्रकृति ने आरएनए को कुछ छोड़ दिया, उसने कहा कि भैया तुम केवल जो है वो प्रोटीन वाले काम करो के। आरएनए को एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि बोला कि तुम तो आप जो है वो बॉस तो डीएनए बनेगा, तुमको तो सेक्रेटरी बनकर और वर्कर बन के काम करना है। यानी आरएनए जो कि इस अर्थ का पहला न्यूक्लिक एसिड था, फर्स्ट इवॉल्व न्यूक्लिक एसिड ऑन अर्थ इज आरएनए, वो पीछे रह गया, डीएनए आगे निकल गया। डीएनए में ऐसा क्या खास है उसके बारे में हम बात करेंगे कि हम देखेंगे कि आरएनए और डीएनए के बीच क्या संबंध है, आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, इस सब पर हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो चलिए पहले थोड़ा सा ब्रीफ में हम डीएनए के बारे में देखते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि डीएनए एक पॉलीमर है, एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर होता है। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो हमने कहा कि डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, the length of DNA is usually defined as number of nucleotide or a pair of nucleotide referred as the base pair present on it। के इसका मतलब क्या हुआ कि वो कह रहा है आपसे कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसमें वो जनरली हम क्या कहते हैं, डीएनए इज जनरली डबल स्ट्रैंड डीएनए के। केवल कुछ वायरस को छोड़ दें आप के, तो डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है ना, क्लियर? केवल आप बैक्टीरियोफेग 5174 को छोड़ दीजिए। बैक्टीरियोफेग, बैक्टीरियो जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, फेग मतलब वायरस के, बैक्टीरियोफेग 5174 जो है उसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, अदरवाइज सबके अंदर जो है डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है उसके बारे में हम जानते हैं कि इस डीएनए में अपना एक जो है वो इसका अपना एक टर्न होता है। उस टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। उस टर्न के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताया है ना मैंने आपको के। और दो पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये भी हम जानते हैं। एक्सल राइज बोलते हैं उसको हम। ठीक है, मतलब ये कि यदि मैं आपसे बोलता हूं कि एक डीएनए है, मैंने आपसे कहा एक डीएनए जो है वो एक डीएनए है, उसके पास 30 बेस पेयर है। आप झट से समझ गए, आपने कहा कि अरे सर ने बोला है 30 बेस पेयर हैं, मतलब उसके पास 3 टर्न है। ठीक है, क्योंकि एक टर्न में, एक फेरे में, एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं और एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 3 की कितनी हो गई? आपने कहा झट से आपने कहा कि ये 102 एंगस्ट्रॉम आ गया, आंसर आ गया ना। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये कि आपने झट से समझ गए, आपने कहा कि मतलब यदि हम डीएनए की, तो इसका मतलब ये कभी भी आपको डीएनए की लेंथ जो है ना वो डायरेक्ट नहीं मिलेगी। आपको बोलेगा 23 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए, 50 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए के, तो आप झट समझना कि दो बेस पेयर के बीच का दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, 3.4 एंगस्ट्रॉम के। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है यहाँ पे, एनसीईआरटी की पॉइंट है, एकदम दिमाग में रहना चाहिए, स्पष्ट रहना चाहिए कि द डीएनए का लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेफर्ड एज द बेस पेयर प्रेजेंट ऑन इट के। और दिस इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये एक जीव की विशेषता भी होती है। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, फिक्स है के, यानी ये नंबर वेरी नहीं करता है कि कभी किसी में कितना होगा दूसरे में कितना होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा बेटा के। जैसे बैक्टीरियोफेग 5174, ये संख्या भूलना नहीं है, याद रखके। बैक्टीरियोफेग 5174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। गौर किया, यहां पर बेस पेयर नहीं लिखा है क्योंकि बैक्टीरियोफेग 5174 में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के, इसके पास डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं होता, इसलिए यहां पर बेस पेयर वर्ड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना? बैक्टीरियोफेग लैम्डा बैक्टीरियोफेग में जो है 48,502 बेस पेयर होते हैं इसके। एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है बेटा, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर
डीएनए में होते हैं के। और ह्यूमन डीएनए में जो हैप्लॉइड कंटेंट के यानी क्रोमोसोम का जो एक सेट है, मनुष्य के क्रोमोसोम के एक सेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं। हम डिप्लॉइड जीव हैं तो हमारे पास कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो हैप्लॉइड कंटेंट जो ह्यूमन डीएनए का वो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर डीएनए क्या होता है उसमें जो है पाया जाता है, यानी 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाया जाता है डीएनए के अंदर, ठीक है ना। तो ये चारों आंकड़े याद रखना है चाहिए टाइप के, और ये एनसीईआरटी का डेटा है तो एग्जाम में पूछा जाता है। बैक्टीरियोफेज 5174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 बेस पेयर होते हैं। एस्ट्रोग्लाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, मनुष्य के डीएनए का जो हैप्लॉइड कंटेंट के अंदर जो ह्यूमन डीएनए है उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर डीएनए के हमको देखने मिलते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब हम ये भी जानते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या क्या होता है। एक उसमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक पेंटोस शुगर होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। पेंटोस शुगर आरएनए में राइबोज होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, क्लियर। ये तो हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन, एडनिन और ग्वानिन, दूसरे होते हैं पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरोसिल और थाइमिन के। और हमको मालूम है साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में देखने मिलेगा, लेकिन थाइमिन केवल डीएनए में होता है, यूरोसिल केवल आरएनए में होता है। याद रखिएगा यूरोसिल कभी भी आपको डीएनए के अंदर देखने नहीं मिलेगा और थाइमिन कभी भी आपको आरएनए के अंदर देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एडनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ऐसे नाइट्रोजन बेस हैं जो डीएनए आरएनए में कॉमन होते हैं, लेकिन थाइमिन केवल डीएनए में और यूरोसिल केवल आरएनए में होता है, ठीक है। फिर कैसे बनता है न्यूक्लियोसाइड, तो हमने आपसे कहा था बेटा पेंटोस शुगर में जो कार्बन नंबर 1 है उस पर नाइट्रोजन बेस जो है वो जुड़ करके एक नाइट्रोजन बेस जो होता है वो अपने, ठीक है, एंड मैंने आपसे कहा कि जो एक जो है वो नाइट्रोजन बेस होता है वो वास्तव में एक नाइट्रोजन बेस होता है वो क्या करता है बेटा, वो पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 से जुड़ता है, ठीक है ना, क्लियर। और क्या बनाता है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, और यहां इससे बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एडेनोसिन डीऑक्सी एडेनोसिन के, ग्वानोसिन डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन डीऑक्सी थाइमिडीन के। तो जो है ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियोसाइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, क्लियर। फिर न्यूक्लियोसाइड पर क्या होगा, जो 5th कार्बन है वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको रिप्लेस करके वहां पे फॉस्फेट जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, ये फास्फोइस्टर लिंकेज बन जाएगा ये, और इससे क्या बन जाएगा कंप्लीटली ये एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा बेटे। तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए क्या होता है बेटा कि जो देखो एक तो कार्बन नंबर 1 जो है उस पर नाइट्रोजन बेस आके जुड़ गया पेंटोस शुगर के, कार्बन नंबर 5 पर जो है फॉस्फेट आके जुड़ गया बेटे। अब इससे एक न्यूक्लियोटाइड बना, मतलब एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें कार्बन नंबर 1 ऑक्यूपाई हो चुका होता है किससे, नाइट्रोजन बेस से, कार्बन नंबर 5 ऑक्यूपाई हो चुका होता है फॉस्फेट से। अब बचा क्या, यदि राइबोज शुगर होगी तो कार्बन नंबर 2 और 3 के पास में जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वही हिस्सा रिएक्टिव होगा। डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी तो कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, केवल कार्बन नंबर 3 पे होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 3 डी जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 3 जो होता है पेंटोस शुगर का, उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ आपको ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आपस में वो 3' 5' फास्फोडाइस्टर लिंकेज से शो करते हैं और एक डाई न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। याद रखिए दो न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे ना तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर जो एक न्यूक्लियोटाइड का है कार्बन नंबर 3 पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पर प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप जो है उसके बीच बॉन्डिंग बनेगा। मतलब ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 जो है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे रहेगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट ग्रुप ऊपर रहेगा, तो ये दोनों बॉन्डिंग कर लेगा। तो हमने क्या बोला 3 और 5, 3 इसका 3 और इसका 5 और बीच में फॉस्फेट है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, क्लियर। और ऐसे ही और न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो एक लंबी सी चेन बन जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। आ रही बात समझ में, क्या बोल रहा हूं आपको बैठ के, मैं आपको बेटा बता रहा हूं कि होता क्या है कि जैसे मैंने कहा ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इमेजिन करके एक न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है फॉस्फेट प्रेजेंट है,
यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है के। अगला न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है, ठीक है, समझने के लिए इंडिकेटिव डायग्राम बनाने का। अगला न्यूक्लियोटाइड है, इसके पास भी क्या है, इसके पास ये नाइट्रोजन बेस है, इसके पास ये क्या है, ये फॉस्फेट है, ठीक है, इसके पास यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो फॉस्फेट होता है इसके पास फ्री वैलेंसी, ये फॉस्फेट और भी ग्रुप से जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसका जो फॉस्फेट है रे, ये 5th पोजीशन है बेटा, ये 1st पोजीशन है कार्बन की, 1st पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है कार्बन की, और ये 3rd पोजीशन है कार्बन की, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बॉन्ड कहाँ बन रहा है, 3rd पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बन रहा है, ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। तो मतलब 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बन गया, ठीक है ना। ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में ही बतलाया था चीजें पुट के, और ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे और एक लंबी चेन बन जाएगी, क्लियर। ए पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज वन एंड, अब हमेशा उसके जो लंबी चेन बनेगी उसमें हमेशा एक एंड पे क्या होगा, फ्री फॉस्फेट रहेगा, 5 प्राइम एंड पे क्या, तो सबसे ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड रहेगा उसके 5 प्राइम एंड फ्री रहेगा, क्योंकि उसका 3rd वाले पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उससे अगला वाला न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ा हुआ है ना बेटा के। तो हमेशा क्या होगा बेटा कि जो भी न्यूक्लिक एसिड बनेगा उसमें पहला जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा उसके पास में फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहेगा, उसको काट के उसे 5 प्राइम एंड बोलते हैं उसको हम के। और जो दूसरे एंड पे यदि हम बात करेंगे तो जो सबसे नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड जो रहेगा उसके पास में 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, उसे क्या बोलेंगे, 3 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे हम के। इसका मतलब ये कि नेवर फॉरगेट, भूलना नहीं बेटा के, एक न्यूक्लिक एसिड में हमेशा 5 प्राइम और 3 प्राइम सिरे होंगे। 5 प्राइम सिरे का मतलब होगा वहां पर फॉस्फेट जो है वो 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। 3 प्राइम का मतलब है कि वहां पर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्लियर। ये हमेशा दिमाग में रखना आपके। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड बाय ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट के। तो क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में शुगर फॉस्फेट ऐसे बॉन्ड बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे के, और जो बैकबोन को बनाएगा इसके, ठीक है। द नाइट्रोजन बेस लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन के, और जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो बैकबोन से जो है वो सीढ़ी के समान निकलते हैं। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए में क्या होता है, मैंने कहा ये बैकबोन है इसका, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बना हुआ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बना हुआ है। और जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो अंदर की ओर ऐसे होते हैं, याद है आपको, हमने पिछली बायोमोलिक्यूल्स में देखा था, मैंने कहा था ये ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए, जितनी बातें मैंने कहा है ना बेटा, तो फिगर 6.2 को बड़े ध्यान से देखिएगा आप। देखो जो पहला न्यूक्लियोटाइड है वो ये है, ठीक है, इसका फॉस्फेट फ्री प्रेजेंट है ये, ठीक है। इसका 3rd कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उससे इसका 5th वाला फॉस्फेट ने इसका ये 3rd वाला हिस्सा था के, यहाँ पे इसने बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना लिया, इसके 2 बॉन्ड बन रहे हैं फॉस्फेट के, एक अपने खुद के न्यूक्लियोटाइड साथ में, दूसरा दूसरे न्यूक्लियोटाइड साथ में बॉन्ड बनाया, इसलिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं उसको हम, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसे ये बैकबोन बन गया के। तो देखिए 5 प्राइम सिरे पे हमेशा फॉस्फेट दिख रहा है आपको, 3 प्राइम सिरे पे हमेशा आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, 5 प्राइम पे हमेशा फॉस्फेट दिखेगा, 3 प्राइम पे हमेशा आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई पड़ेगा। फिर क्या देख रहे हैं आप कि जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो बैकबोन से अंदर की तरफ निकले, अंदर की तरफ झुके प्रेजेंट है उठ के, और वो क्या कर रहे हैं, वो वास्तव में लेडर न्यूक्लिक एसिड के डीएनए के लेडर के समान दिखाई पड़ रहे हैं, और लेडर को बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिस इज दी बैकबोन, ये डीएनए का बैकबोन होगा ये, और ये क्या होगा, ये इसका लेडर होगा, ये इसका लेडर होगा, ठीक है, क्लियर। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट दी 2nd पोजीशन ऑफ द बेस के। याद रखिए आरएनए में आपको 2 प्राइम एंड भी, आरएनए में आपको 2 प्राइम एंड भी देखने मिलेगा, क्योंकि आरएनए में 2nd कार्बन जो होता है पेंटोस शुगर का, वहां भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए आरएनए एज कंपेयर टू डीएनए मोर रिएक्टिव होता है, आरएनए इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीएनए जस्ट बिकॉज ऑफ द इट इज हैविंग द एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना, जो रिएक्ट कर सकता है ना। मतलब डीएनए एक बार पूरा बन गया ना तो उसके पास रिएक्ट करने कोई ग्रुप नहीं बचता, डीएनए एक बार बन गया तो कोई रिएक्ट करने ग्रुप नहीं बचता उसके पास में, ठीक है। पर आरएनए के पास में 2nd पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आरएनए में यूरोसिल मिलेगा आपको थाइमिन की जगह पर, और डीएनए में जो है वो वास्तव में क्या होता है, डीएनए में जो है वो थाइमिन होता है के। याद रखिएगा डीएनए का जो थाइमिन होता है उसको 5 मिथाइल यूरोसिल भी कहते हैं, उसको हम 5 मिथाइल यूरोसिल भी कहते हैं, ये भी मैंने बायोमोलिक्यूल्स में आपको बताया हुआ है बेटा, ठीक है ना, क्लियर।
याद रहेगा आपको के, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा के। तो देखिए क्या देखना है यहाँ पे, हम यहाँ पे जो है वो डीएनए आरएनए कंपेयर करके हमने आपसे कहा कि याद रखिएगा बेटा, इन जनरल डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस, जबकि आरएनए जो होता है वो कुछ वायरस को छोड़ दूं तो आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या आरएनए में आपको डीऑक्सीराइबोस शुगर देखने नहीं मिलेगी, आरएनए में राइबोस शुगर होगी, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। आरएनए में जो है आपको जो है वो यूरोसिल देखने मिलेगा, डीएनए में आपको जो है वो क्या देखने मिलेगा बेटा, आपको जो है पे थाइमिन देखने मिलेगा, जबकि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन तीनों में दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन पर अभी बात की आज के इस लेक्चर में हमने केवल और केवल जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बात की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, उस चैप्टर में आगे बड़ी सारी कहानियां हैं, बड़े अच्छे जो है वो कॉन्सेप्ट है बेटा, और वो कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम में जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे अधिक टिपिकल और जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी यहां से आते हैं, और ये आपको एक एक क्वेश्चन आपको बनना चाहिए इसका, और यहीं से हम दूसरों से लीड लेते हैं ऊपर बेटा। ठीक है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे, हम न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी से लेकर हम जो है वो दूसरी चीजों पर बात करेंगे, और फिर हम डीएनए को अच्छे से समझकर फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा इसमें। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और याद रखिए कोई भी चीज को बेटा पढ़े ना तो पूरे मन से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए उसको आप। ठीक है, क्योंकि आप जब तक चैप्टर की सोल तक नहीं पहुंचेंगे ना तो आपको रटना पड़ेगा, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने, और पढ़ना एक मजेदार प्रक्रिया है, उसका हिस्सा बनिए उसको। यानी पढ़ने में आनंद लेंगे जब हम, तो एग्जाम हमारे को आसान लगेगा। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.